उस तो अपने देश स्टूल वाले ही सबसे नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केरल के कोच्चि में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला का उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने की 100 जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरों के गांव के विकास की घोषणा। गुवाहाटी में एक दिवसीय गोलमेज परामर्श। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य को दालों और बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर देना चाहिए ध्यान। राजस्थान के अजमेर में पशु पुष्कर मेले की शुरुआत। कई राज्यों के किसान अपने पशुओं को लेकर पहुंचे मेले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। वायु प्रदूषण को रोकने का हरियाणा के किसानों का प्रयास। रेड जोन से ग्रीन जोन में आए हरियाणा में रोहतक के 6 गांव। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केरल के कोच्चि में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरों के गांवों के विकास की घोषणा की। योजना के तहत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रति गांव 2 करोड़ आवंटित किए गए हैं। गौरतलब है कि मत्स्य पालन मंत्रालय, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया ताकि इसकी क्षमता को अधिकतम किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य समुद्री मत्स्य पालन की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है और इसका दायरा एक्वाकल्चर, खेतों के प्रबंधन, मछली विपणन की निगरानी, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव कार्यों तक भी फैला हुआ है। और इसमें मछली पकड़ने और स्टॉक मूल्यांकन जैसी अन्य प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा ड्रोन पानी के अंदर मछलियों के व्यवहार की निगरानी कर सकते हैं और साथ ही संकट के संकेतों की भी निगरानी कर सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान एक ब्रोशर लॉन्च किया गया जिसमें समुद्री मछली माइक्रोबायोम और न्यूट्रीजोनोमिक्स के क्षेत्र में प्रमुख प्रगति और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रतिपादन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित होगा। केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने ये बात कही है। मछुआरों की आजीविका की रक्षा हेतु केंद्र ने 100 जलवायु अनुकूल तटीय गांवों का विकास करने की भी घोषणा की है। और आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है और कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। बागवानी में AQI सबसे ज्यादा 409 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। रोहिणी में AQI 401 दर्ज किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नरेला, पंजाबी बाग और नेहरू नगर में AQI 390 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस संबंधी गंभीर बीमारी होने की आशंका है। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी में होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। और दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण के चलते लोगों में
स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की कई जगहों पर AQI लगभग 400 के पार पहुंचने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन तो डेली बढ़ रहा है। अब दिवाली के बाद से पॉल्यूशन और AQI लेवल बढ़ते ही जा रहा है और डेली प्रॉब्लम्स होती है। मॉर्निंग में ऑफिस जाना या मॉर्निंग वॉक पे निकलना इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। आइज़ में इशूज होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। पॉल्यूशन के लेके भी काफ़ी दिक्कत है। जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। और आजकल यंग एज भी पॉल्यूशन के चलते बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको भी। बहुत परेशानी हो रही है। खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, ये सारी बीमारी जो है, गला खराब है, ये सब परेशानियां परेशान कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा है, आंखों में लगता है। कुल मिला के जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सारे लोग बहुत परेशान हैं। और क्या पराली का धुआं वाकई में हरियाणा के गांव से आ रहा है या फिर वहां के किसान पराली का प्रबंधन कर रहे हैं? इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। डीडी न्यूज़ की टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि वर्ष 2019 से CII फाउंडेशन रोहतक जिले के 6 गाँव में सक्रिय रूप से पराली प्रबंधन पर काम कर रही है। पहले यहाँ के गांव रेड जोन में आते थे, लेकिन वर्ष 2022 के बाद से ये गांव ग्रीन जोन में आ गए हैं। और इन्हीं में से एक गांव है धामड़, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। स्वच्छ वायु दीर्घायु, पराली ना जलाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, ये नारा दिया है CII फाउंडेशन ने। और हम मौजूद हैं रोहतक जिले के एक गांव में, धामड़ में। जी हाँ, ये वो धामड़ है जहां पे आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कितनी मशीनें दिखाई दे रही हैं। और ये तमाम जो मशीनें हैं पराली को खत्म करने के लिए हैं और इसे कहा जाता है टूल बैंक। हमने 2019 में इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज 2024 है। तब से लेके अब तक बहुत कोई भी फार्मर हमारे गांव में यहाँ पराली नहीं जलाता। और उस दिन से पूरे परिवार में, हमारे आस पड़ोस के गांव में और सबके स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहते हैं। और पूरी तरह से पूरा गांव की पैदावार भी, जब से हमने पराली प्रबंधन शुरू किया है, जब से ही हमारे गांव की जो जमीन की उर्वरक शक्ति थी वो बढ़ गई है। क्योंकि पराली न जलाने की वजह से, क्योंकि जो पराली होती थी हम उसको अभी ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास CII फाउंडेशन की तरफ से जो ये कृषि उपकरण दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम ज़मीन में पूरी पराली को मिक्स कर देते हैं और इससे हमारी पैदावार भी बढ़ी है। पहले हम पराली लाते जमीन भी कमजोर होती थी, पैदावार कम होती थी। अभी पैदावार भी बढ़ी है, जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ी है। ड्रिल मशीन है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, मल्टीप्लाव है, मल्चर है, ये सब मशीनें यूज करते हैं। प्रदूषण भी खत्म हो गया और खाद का काम भी करने लगी, पराली में जमीन का मिक्स हुई जाए। हमारी उपजाऊ शक्ति भी जमीन में बढ़ी है, फसल में भी फर्क पड़ा है, जमीन भी सुधर रही है और इनकम भी ज़्यादा हो रही है। और ये इसमें प्रदूषण में भी बहुत फर्क पड़ गया है जी। प्रदूषण में बहुत ही कमी आ गई पराली ने जलाने पर और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और जमीन में जो है ताकत भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं पराली एक समस्या थी और दिल्ली NCR वाले प्रदूषण से कहीं ना कहीं जूझ रहे थे। जैसे कहा जाता है कि हरियाणा की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, पराली जलाने की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है। रोहतक जिले के इस तरह के 6 गांव हैं जहां पर पूरी तरह से CII फाउंडेशन अपना हस्तक्षेप कर रहा है। और वर्ष 2019 में CII ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। उसके बाद से लगातार 2022 से ये जो गांव हैं रेड जोन से ग्रीन जोन में आ गए हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, रोहतक, हरियाणा। और भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा पंजाब में 120.6 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपये में खरीदा जा रहा है। जैसा कि केंद्र सरकार ने ग्रेड A धान के लिए तय किया है कि MS 2024-25 में धान की खरीद से अब तक पंजाब में 6.58 लाख किसानों को लाभ मिला है, जिसका MSP मूल्य 27,995 करोड़ रुपए है। राजस्थान के अजमेर में आज से पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया है।
कई राज्यों के किसान अपने पशुओं को बेचने और खरीदने के लिए पुष्कर मेले में आते हैं। इस मेले में ऊंटों के करतब के अलावा कई ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसे देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक यहां पर आते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक अगर आप देखना चाहते हैं तो यहां आप इस मेले में देखने को मिल जाएगी। ये मेला 9 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा। और देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अलग अलग फसलों की कई नई उन्नत किस्में विकसित की जा रही हैं, लेकिन इन किस्मों की मांग अधिक होने के कारण ये किस्में सभी किसानों को नहीं मिल पाती हैं। और इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की उन्नत किस्मों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय ने तकनीकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हुए आंध्र प्रदेश की संपूर्णा सीड कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत किस्में ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए विभिन्न राज्यों की कंपनियों के साथ समझौता किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल भारत मंडपम यानी कि प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होने वाला है। आगंतुकों के लिए DMRC के आधिकारिक ऐप पर QR कोड आधारित व्यापार मेले के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। 11 नवंबर 2024 से QR टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। एक व्यक्ति इन ऐप्स के माध्यम से प्रतिदिन 10 टिकट बुक कर सकते हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को गुवाहाटी, असम में एक दिवसीय गोल मेज परामर्श के दौरान आग्रह किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों को दालों और बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में दालों के उत्पादन को बढ़ाने में पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता पर प्रकाश डाला, जिससे राष्ट्रीय उपलब्धता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका समग्र खाद्य मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि रेल रैक द्वारा 840 मीट्रिक टन प्याज की खेप 5 नवंबर 2024 को गुवाहाटी के चांगसारी स्टेशन पर पहुंची। NCCF द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जिलों में प्याज वितरित की जा रही है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में प्याज की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होगी और कीमतों में गिरावट आएगी। अधिक लागत प्रभावी और कुशल निपटान के लिए इस वर्ष पहली बार नासिक से दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी जैसे प्रमुख गंतव्यों तक प्याज का थोक परिवहन अपनाया गया है। प्रमुख मंडियों में प्याज के थोक निपटान से उपलब्धता बढ़ने और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। ये पहली बार है कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन राज्यों के सभी संबंधित विभागों, अनुसंधान संगठनों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ किया गया है, ताकि बढ़ती उपलब्धता और खाद्य मूल्य प्रबंधन के लिए एक समग्र रणनीति और कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय इक्वा इन अनुसंधान केंद्र हिसार को इक्वाइन पैरोप्लाज्मोसिस के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में चुना गया है। ये वैश्विक मान्यता भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, नैदानिक बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण पशु स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 0.55 मिलियन इक्वाइन घोड़े, टट्टू, गधे, खच्चर हैं जो विभिन्न आजीविका और उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। इक्वाइन पैरोप्लाज्मोसिस नामी बीमारी घोड़ों, गधों, खच्चरों और
ज़ेब्रा को प्रभावित करती है और इन जानवरों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है, जिसका आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, जहां आलू की खेती किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय है, क्योंकि इस फसल के पूरे साल बाजार में मांग बनी रहती है और इसके दामों में अक्सर उछाल देखा जाता है और ऐसे में किसानों को आलू की खेती से अच्छा मुनाफा मिलता है। लेकिन अगर किसान सही तकनीक और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो आलू की उपज और भी बेहतर हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आलू की बुआई से पहले अगर खेती की सही तरीके से तैयारी की जाए तो ज़रूरी उर्वरक का इस्तेमाल हो तो इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि आलू पौधों में रोग का असर भी कम हो जाता है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। 8 नवंबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जसदण और लालसोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बस्सी मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,550 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,625 रुपए। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 नवंबर को मूंगफली 5,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 7 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,000 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव रहा 4,730 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 30 रुपए लुढ़ककर 4,700 रुपए पर हुए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपेडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक सुस्त बनी हुई है। 8 नवंबर को भी इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। वही बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 नवंबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,900 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 6,200 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान
6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। इस साल खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान अभी के समय मटर की बुवाई भी कर लें। मटर की बुवाई से पहले मिट्टी की नमी का खास ख्याल रखें ताकि बीज का अंकुरण सही तरह हो। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुवाई भी कर लें। यहां के किसान सरसों की नई किस्मों का चयन कर बुवाई करें। उत्तर प्रदेश में अभी मेथी और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। यहां के किसान उपयुक्त नमी की स्थिति में चना और मसूर जैसी रब्बी फसलों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं। बात करें बिहार की तो यहां के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले गेहूं के बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच कर लें। बिहार के किसान मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल कर लें। बिहार में अभी के समय आलू की बुवाई शुरू की जा सकती है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और कुफरी अरुण का चुनाव करें। आलू की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान इस समय बैंगन और मिर्च की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इन फसलों की नई पत्तियों में फफूंद जनित रोगों और कीटों का खतरा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के कीट लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है।
पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड की स्थापना के आज 24 साल पूरे हो गए हैं। 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ड्राइवर की लापरवाही से एक बस दुर्घटना हो गई और इस हादसे के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। भाजपा प्रवक्ता शहजाद फूलावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वक्फ का लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए ग्राम रक्षक कुलदीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव ओहली कुंठवाड़ा पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगलवार गए समोसे उनके सुरक्षा कर्मियों को परोसे गए। इस घटना की सीआईडी जांच हुई। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।